हेलो एवरीवन, रजिया मशकूर और आप देख रहे हैं वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे पास है एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है, बीइंग अ विमेन, वतन की बेटी। और मैं बहुत खुश हूँ कि कमला भसीन साहिबा ने हमें आज ज्वाइन किया है। शी इज़ एक्टिविस्ट, बहुत लंबे अरसे से विमेंस इश्यूज पर काम कर रही है। और उनका हाँ कहना ही मेरे लिए इस टॉपिक पर खुश होना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एक एक ऐसे इंसान से जिसने उस फील्ड में काम किया है, उससे बात करना, उनसे उनसे नॉलेज हासिल करना, उनसे मालूम करना कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती है। तो कमला दी, सबसे पहले तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका वतन की बात हम वतनों के साथ, और वतन की बेटी पे आज हम बात करेंगे। तो बीबी, मैं भी खुश हूं कि मुझे अमेरिका ने बुलाया। जनाब, क्या बात है, हम बेचारे और कहाँ एक नए अमेरिका ने बुलाया, उसकी खुशी है। 15 दिन पहले वाला अमेरिका नहीं है जी। और मैं रजिया ये कहना चाहती हूँ कि आज की गुफ्तगू का ये जो टॉपिक है जी, वतन की बेटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जो पूरी कायनात की बेटी हूँ, अपने वतन की बेटी हूँ, इस मौजू पर करीब 40-45 बरसों से काम कर रही हूँ। और मुझे याद है कि 35 बरस पहले मैंने एक कविता लिखी थी, नज्म लिखी थी कि देश में बेटी अगर बेआबरू नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। आजाद है। ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल। मैं वतन की बेटी की बात इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे बेटियों का फिक्र है। मैं वतन की बेटी की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे वतन का फिक्र है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत। और अगर बेटी आजाद नहीं है तो कोई भी वतन आजाद नहीं है जिस वतन में बेटी आजाद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगी। जिस घर में बेटी आजाद नहीं है उस घर में कोई मर्द आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि हम जुदा नहीं है, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और जिस परिवार में, खानदान में बेटी खुश नहीं है, वो खानदान पूरा ही खुश नहीं रह सकता, क्योंकि बेटियों, बहुओं, माओं के बगैर खानदान नहीं बनते। और जो घर वाले अपनी बेटी को खुश नहीं रख सकते तो वो कमबख्त क्या इंसान है क्या। बिल्कुल, तो मैं फिक्रमंद हूं इन सब के लिए, और इसीलिए मैं औरतों पे काम करती हूँ। दुनिया को खुश अगर करना है तो उसमें लड़की लड़का दोनों को खुश करना होगा। बिल्कुल, औरत मर्द दोनों को खुश होना होगा। एक खुश रहे दूसरा ना रहे, वो कुछ नहीं है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको कोई एक छोटी सी बात बता दूं, हम 7 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। और पापा का अच्छा काम था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन क्योंकि एक मेंटेलिटी है हमारे हमारे समाज की कि बस लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं, शादी करो शादी करो। एक एक की शादी करोगे, साल पीछे भी शादी करोगे तो 7 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, करो करो करो। एंड देयर इज ओनली माई फादर, ही सेड कि नो, मैं शादी अभी नहीं करूंगा जब तक ये रेडी नहीं हो जाएंगी करने के लिए। वाह 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 वाह। 7 बेटियों को उन्होंने उस वक्त तक पढ़ाया जब तक वो उन्होंने पढ़ना चाहा। मैं पीएचडी और मेरी 7वीं मास्टर इन इंग्लिश, एंड नाउ शी इज डूइंग एमबीए आफ्टर गेटिंग मैरिड। बिल्कुल। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने बेटे को नहीं पढ़ाया तो बेटी को पढ़ाने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा समाज जो है इतना डोमिनेटेड है मेंस के को लेकर कि वो सुनते भी नहीं है औरतों के घरों में।
हाँ बेचारे, मुझे तो अफसोस होता है, गुस्सा कम आता है जी, अफसोस ज्यादा होता है। सही में इनको समझ नहीं आ रही है कि एक आदमी के पढ़ाने से कुछ नहीं होना है, दोनों के तब्दीली से तब्दीली आएगी। बिल्कुल। और ये लोग अपने आप को मजहबी कहते हैं, मतलब हमने तो आज जी, तक ये तो तुर्रा मजहब, है हमारे यहाँ जी। हमने तो कोई ऐसा मजहब मेरी नजर में तो हो नहीं सकता जो कोई, आधी दुनिया को कमतर बताए। बिल्कुल बिल्कुल कोई मजहब है ही नहीं, कोई मजहब नहीं। अगर उसमें, अगर किसी मजहब में ये कहा भी जाता है तो उस चीज को मैं मजहब तो मानने को तैयार ही नहीं हूं। सही, बिल्कुल एग्री, आई एग्री। मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के बारे में सबसे ज्यादा कहानियां हैं कि वो औरत को दबा के रखते हैं, बुर्के में रखते हैं, दिस एंड दैट। यार एक तो मुल्लाओं ने हमारा सत्यानाश कर दिया है, और रही सही कसर हमें हमें हमारी जहालत ने दी है। बेशक। तो आप सोचिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी, जो पहली शादी हुई 25 साल की उम्र में, वो खातून उनकी बॉस थी, बिस बॉस थी, सी उनकी बॉस थी, उनकी वो बॉस थी। हाथ उनको, मिलाती थी, आदमियों को भेजती थी कि जाके मेरा काम करके लाओ, बेच के आओ, प्रोडक्ट बिल्कुल के दिस एंड दैट, सी। बिल्कुल। और आपने उसको बुर्का उड़ा के और घर में बिठाल दिया कि बस हाँ अल्लाह ने यही किया है। भाई अल्लाह ने उनको क्यों नहीं कहा और हमें क्यों कहा? बेशक। तो ये नहीं, जहालत ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, बाय द वे। पर बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा दी कि जब आपने सुना कि वतन की बेटी, तो फर्स्ट थॉट क्या आया था आपके जहन में? मेरे जहन में ये आया था कि यार मेरे से, मेरे बराबर दानिशमंद कोई और भी है। आई थैंक यू सो मच, आपकी तरफ से ये आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वतन की बेटी पर बात कर रहे हैं, और तो मुझे खुशी हुई। हालांकि पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, जी, और मगर मैं ये मानती हूँ कि वतन की बेटी की अगर हालत खराब है तो वो इसलिए खराब है क्योंकि वतन के बेटों ने, वतन के मर्दों ने ये हालत की है। तो मैं आज जितनी रोशनी बेटी या औरत पर डालती हूँ, उतनी ही रोशनी मैं बेटों और मर्दों पर डालना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ एक तरफ को बदलने से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। और अगर बेटी की हालत इतनी खराब है और चूंकि दुनिया मर्द चला रहे हैं, तो कसूरवार मेरी नजर में ज्यादा मर्द हैं। जिनको ज्यादा बदलना है वो मर्द हैं, और इन सब चीजों पर जिनके साथ ज्यादा बातचीत करनी है वो मर्द हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये जो बराबरी की लड़ाई है, औरत मर्द की बराबरी की लड़ाई है, ये औरत और मर्द के बीच की लड़ाई है ही नहीं। अगर औरत और मर्द के बीच की लड़ाई होती तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को 1500 साल पहले इतने हकूक क्यों दिए होते? महात्मा बुद्ध ने 2500 बरस पहले औरतों को अपने संघा में क्यों लिया होता? सही। बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों इस तरह का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता? लोगों के साथ मिलकर, अकेले नहीं बनाया, वो सिर्फ चेयरपर्सन थे। या पूरी दुनिया में आज जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कम से कम लिखित में यही कहते हैं कि औरत और मर्द बराबर है, और ये तमाम चीजें मर्दों ने बनाई। वो भी तो मर्द थे, उन्होंने नहीं कहा कि औरत को दबाओ। तो ये लड़ाई औरत और मर्द के बीच की है नहीं, ये लड़ाई दो जहनियतों के बीच की लड़ाई है। एक जहनियत कहती है कि पिदरशाही बेहतर है, दूसरी जहनियत कहती है कि नहीं, बराबरी बेहतर है, इक्वालिटी, समानता बेहतर है। और दोनों तरफ औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। बहुत सी औरतें हैं जो पिदरशाही को पूरी तरह से मानती हैं, उस पर यकीन करती हैं, अपनी बेटियों को, बेटों को वही सिखाती हैं।
और बहुत से मर्द भी वैसे हैं। और दूसरी तरफ बहुत सी औरतों ने, मर्दों ने सैकड़ों सालों से जद्दोजहद की है बराबरी लाने के लिए, ताकि मैं ये मानती हूं जब बराबरी आएगी तभी खानदान आगे बढ़ेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेंगे, तभी पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर रजिया, खुशी इस बात की है जी कि आज दुनिया में करीब करीब हर देश ये थियोरेटिकली तो मान चुका है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो मान चुके हैं, तो थियोरेटिकली हम बहुत आगे पहुंच गए हैं। अब उस बात को अपने जहनों में डालने की बात है, अपने बिहेवियर में लाने की बात है, अपनी जिंदगी में उतारने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज बाजार में खड़ा होकर कोई नहीं कह सकता कि नहीं औरत हमसे कमतर है, सवाल ही नहीं है। बहुत कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल, तो ये बात है बीबी। तो अगर हम मजहब के अलावा एक समाज के तौर पर औरत को देखें, चाहे वो किसी भी मजहब से आती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि औरत का बहुत सारे हुकूक हैं, बहुत सारे उसको फ्रीडम दी हुई है हमारे कानून ने, हमारे समाज ने नहीं दी है, लेकिन कानून ने बहुत दी है। तो ऐसी सूरत में औरत को क्या करना चाहिए, उन कानून का कैसे इस्तेमाल हो? देखिए, मैं बार बार जब हम औरत 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 कहते हैं तो मुझे अब थोड़ी परेशानी होती है। अच्छा, आजकल अच्छा, औरत को क्या, क्यों ऐसा करना चाहिए? हर इंसान को क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही कहे। अमेरिका में ब्लैक्स को 250 साल पहले कह दिया था कि ब्लैक्स एंड व्हाइट्स बराबर हैं। तो ब्लैक्स को बराबरी देने की जिम्मेदारी सिर्फ ब्लैक्स पर नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अरे, ब्लैक्स एंड व्हाइट्स को क्या करना चाहिए, सही, दलित और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, और औरत और मर्द को क्या करना चाहिए। सही सही सही। आखिर खुश तो हम दोनों को रहना है ना, और मुल्क तो हम दोनों से चलते हैं, परिवार हमसे चलते हैं, समाज हमसे चलते हैं। तो औरत और मर्द दोनों को अब ये तो समझना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया कह रही है कि औरत और मर्द बराबर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या कहता है? ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल आर बोर्न फ्री एंड इक्वल with dignity and rights। यानी गोरे भी और काले भी, और औरत भी और मर्द भी और दलित भी, बिल्कुल बिल्कुल, और ब्राह्मण भी और पीपल विद डिसेबिलिटी भी, एंड सो कॉल्ड पीपल हु आर एबल भी, हम सब बराबर हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जो कम बराबर हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है। तो हम सबको देखना है कि जिस चीज पर हमारा मुल्क यकीन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, उसको सबसे पहले मैं अपने जहन में कैसे उतार लूं, अपने दिल में मैं उसको कैसे उतारूं। बात मेरी दिल से शुरू होती है, हर इंसान के दिल से। क्योंकि हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए, आप देखिए अमेरिका को देखिए, 225 साल के करीब हो गए उनको डेमोक्रेसी लाए हुए, और अभी 10 दिन पहले पहली औरत वाइस प्रेसिडेंट बनी है। 225 साल हो गए कम वक्त तो, और दुनिया में सबसे तरक्की शुदा मुल्क कहलाते हो, सबसे पढ़ा लिखा मुल्क कहलाते हो। ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी है कि ये जो पिदरशाही है ये एक ग्लोबल सिस्टम है। ये सिर्फ कोई जुनूबी एशिया का हो, मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, वो ऐसा है नहीं। पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां औरत और मर्द आज भी बराबर है। स्कैंडिनेविया के जो मुमालिक हैं, देश हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके वो
सबसे आगे हैं, मगर पूरी तरह से बराबरी अभी भी वहां भी नहीं आई। तो हम सबको मानना है, अपने खानदान में ये करना है, अपने लड़की और लड़के दोनों को बराबरी का हक देना है, बराबरी के रिसोर्सेज देने हैं, अपॉर्चुनिटीज देनी है। बीबी बात साफ है ना रजिया, अगर घर में 4 लोग हैं, 2 औरतें 2 मर्द, उनमें से 2 अगर पसमंदा हैं, नीचे गिरे हुए हैं, कमजोर हैं, तो पूरे परिवार की क्या हालत है? वो कमजोर है और घर खुश रह ही नहीं सकता, घर में खुशी आ ही नहीं सकती। बीबी मैंने आज तक कोई किसान नहीं देखा ऐसा, कोई फार्मर नहीं देखा जो कहे कि मेरी 4 एकड़ जमीन है जिसमें से 2 तो फले फूले सही है और 2 सड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। मगर इंसान जरूर ऐसे देखें कि मेरे बेटे तो तरक्की करे, मेरी बेटियां चलो शादी कर दो, शादी कर दो, 15 में शादी कर दो। तो हम सबको मिलकर इस चीज को समझना है, इसका मुकाबला करना है। और मैं फिर दोहराऊंगी कि आज इसकी ज्यादा जिम्मेदारी मर्दों के हाथों में है। और क्या वजह है? क्योंकि मुल्क आज भी मर्द चला रहे हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आज भी मर्द चला रहे हैं, मजाहिब हमारे धर्म मर्द चला रहे हैं, खानदान का मुखिया भी मर्द माना जाता है, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी ज्यादातर वो चला रहे हैं। तो भाईजान आप अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी दानिशमंदी भी दिखाओ ना। एग्जैक्टली ये दानिशमंदी को इन लोगों ने अपनी दानिशमंदी तो दिखाई है, लेकिन कहाँ दिखाई है कि औरतों को रस्मों में, रिवाजों में, रीतों में बांध दिया है। आपका क्या कहना है कि नहीं है दानिशमंदी इनकी? मैं ये मानती हूं कि जो हमारे मजहब को शुरू करने वाले लोग थे, जैसे बुद्ध, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे गुरु नानक, ये वो लोग थे जो एनलाइटेंड थे, जिन्हें ऊपर से मैसेज आया इन सबको। जीसस भी लेकिन उनके बाद जो आए वो ठेकेदार आए मजाहिब के, सब उनको ऊपर से कोई मैसेज नहीं आया। और ये जितने भी मैंने नाम गिनाए, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि सबको हकूक हो, सबको बराबरी हो। बिल्कुल। प्रॉफिट सिर्फ खवातीन की बात नहीं करते थे, वो तो स्लेवरी के भी खिलाफ थे। बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि वो कास्ट में यकीन ही नहीं करते, नहीं रखते जी। इसी तरह गुरु नानक ने ये सब कहा। लेकिन उसके बाद जो आए वो ठेकेदार आए, सब ठेकेदार। ये सारे थे, ये फकीर थे, ये राजा का बेटा गौतम बुद्ध जी छोड़ के फकीर हो गया भाई। ये फकीर थे, फकीरी में जीना चाहते थे। इसके बाद जो आए उन्होंने बिल्डिंग ही बनाई, मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, और उसके अंदर अल्लाह है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, गॉड है कि नहीं, कुछ पता नहीं। और ऐसी जगह अल्लाह, गॉड, भगवान, बुद्ध क्यों होंगे? जो ऑपरेस होके आई है, जो फाइट करके आई है, यार अल्लाह को क्या जरूरत है एक एक्स्ट्रा मस्जिद की और एक एक्स्ट्रा मंदिर की? बिल्कुल, आप सोचिए। तो ये सब लोग की पॉलिटिक्स है। मेरी जो समझ है, और कोई बहुत बड़ी समझ नहीं है, जितनी भी मैंने समझने की कोशिश की है वो ये की है कि जो आज जिस तरह से हमारे धर्मों को इंटरप्रेट किया जाता है, समझाया जाता है, वो तमाम पेट्रियार्कल हैं। सब हर मजहब में अल्लाह को मेल माना जाता है। अल्लाह मियाँ, अरे किसने देखा मियाँ है कि बीबी है? किसने देखा गॉड क्या है? वो तो ये जो डुअलिटी है, औरत और मर्द की डुअलिटी से परे की चीज है।
वो चीज तो इस सबसे ऊपर की चीज है, लेकिन हमने, और अगर भी हम, इफ गॉड, किसी ने कहा है कि इफ गॉड इज ही देन ही इज गॉड। अगर देह का लफ्ज, अगर अल्लाह मियाँ है तो मियाँ अल्लाह है जी। और वो कहते हैं पति परमेश्वर। परमेश्वर, छोटा मोटा ईश्वर भी नहीं, परम ईश्वर। परमेश्वर, राइट। वो शराब चढ़ा के आ रहा है, घूमता हुआ आ रहा है, मगर वो परमेश्वर है। परमेश्वर है, मजाजी खुदा, एक हकीकी खुदा, एक वो घर में भाईजान मजाजी खुदा। बिना माँ बहन की गाली के दो लफ्ज नहीं बोल सकते, बिना बदतमीजी के कुछ कर नहीं सकते, वो हमारे मजाजी खुदा। है, सच्ची। तो मुझे लगता है कि मजाहिब का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और अगर मजहब के नाम पर ये सब सिखाया जाता है तो लोग डरते हैं उस पर सवाल उठाने को। वो समझते हैं कि अरे भाई, अगर ये वाकई सच हुआ तो मैं तो फिर जन्नम में जाऊंगी। तो इस, क्योंकि, और मजहब का रिश्ता हमारे यकीन से है, हमारे फेथ है बस, जी। और फेथ पर सवाल उठाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो मुझे लगता है कि जब तक हम फेथ पर सवाल नहीं उठाएंगे, और ये पूरी दुनिया में मुश्किल है, यही बात ईसाई धर्म में कही गई, यही बात इस्लाम में कही जाती है, हालांकि इनके फाउंडर्स ने बिल्कुल अलग बात की थी मेरी नजर में। लेकिन आप ये बताएं कि आजकल तब एक पॉपुलर हुई भी है, बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे, रेप कल्चर, रेप कल्चर, रेप कल्चर, ये क्या मानसिकता है और क्यों है इस सदी में? देखिए, सदी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस सदी में पेट्रियार्की कानूनी तौर से कम हुई है, मगर ये इसी सदी में कैपिटलिज्म ने पेट्रियार्की के साथ अपना जो गठबंधन किया है, उसकी वजह से जो आज हालत हो रही है। आप देखिए, पिछले 50 साल में एक ये जो बहुत ही बेहुदा चीज आई है, वो पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जिसमें छोटी लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, वो $1 बिलियन लड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों का, लड़कों को, छोटे। हाँ, इसके साथ साथ जो टॉय इंडस्ट्री है, खिलौनों की, उसमें लड़कों को बंदूक दी जाती है, लड़कियों को बारबी डॉल बनाया जाता है कि तुम्हारी ब्रेस्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए, कमर इतनी, और तुम्हारे कूल्हे इतने बड़े होने चाहिए, तुम एक जिस्म हो सिर्फ, और तुम अपने लिए जिस्म नहीं हो, तुम मर्दों की नजरों के लिए जिस्म हो, इसलिए ये बारबी डॉल। और छोटे छोटे बच्चों तक में। फिर आप हॉलीवुड और बॉलीवुड, जो $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं और हर घर में घुसी हुई हैं, उसमें क्या दिखाया गया है पिछले 60, 70, 80 सालों से? औरत का किरदार क्या दिखाया है, मर्द का किरदार क्या दिखाया है। इसके साथ साथ चलिए, पूरा मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स, किस तरीके से वो लड़की और लड़के को दिखाते हैं, औरत और मर्द को दिखाते हैं आज भी। तो देखिए, अब जैसे मैं मजहब को नहीं मानती, लेकिन पेट्रियार्की में तो मैं पूरी तरह से फंसी हुई हूँ, सॉरी, कैपिटलिज्म में फंसी हूँ मैं। सारी औरतें जो हमारी पढ़ती हैं, वो कॉस्मेटिक्स में पूरी तरह से फंसी हुई हैं, इन तमाम चीजों से फंसी हुई है। और बदकिस्मती ये है कि वो अपने आप को बहुत मॉडर्न समझती है और अपने आप को बड़ा फ्री समझती है। अब मैं तो नहीं मानती हूँ वो फ्री है, जो एक एडवर्टाइजमेंट की वजह से अपना वो वाला रूप बना ले, और 6 महीने बाद फैशन बदल गया तो वो रूप बदल के दूसरे। इसको मैं आजादी नहीं कहती, नहीं कहती, इसको मैं स्लेवरी कहती हूँ। तो ठीक, मर्द का रूप और औरत का रूप ये कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की बना रही है। और दूसरा, आज जो ताकत है, पावर, उस पे दुनिया चल रही है। गैर बराबरी इतनी बढ़ गई है, और उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो अमेरिका है, यूएसए।
इस पेंडेमिक के दौरान वहां पर 3.9 ट्रिलियन डॉलर अमीरों ने कमाया है, जबकि गरीब वहां लाइनों में खड़े हैं खाने के लिए। यूएसए में 3.9 ट्रिलियन डॉलर्स पिछले 9 महीनों में। अब इसमें क्या है कि एक तो मर्दों की जहनियत ऐसी बनाई गई, दूसरे वो इतने नाखुश हैं, इतने अपनी कमतरी का एहसास है, तो जहां मौका मिलता है वहां उन्होंने दिखाना है कि देखो मैं भी ताकतवर हूं। और उनसे कमजोर कौन है? वो लड़की, लड़का, बच्चा, छोटा या औरत। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जहनियत हमें समझनी है वो उस मर्द की जहनियत समझनी है जो रेप करता है। अभी भी 50 साल से साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स कह रहे हैं कि जो रेप है वो क्राइम सेक्स का क्राइम नहीं है। वो क्राइम है पावर का। क्योंकि सड़क पे किसी औरत को पकड़कर उसका रेप कर देने से आपको क्या लगता है कि उसको एंजॉयमेंट मिल सकता है? उधर से पुलिस का डर, उधर से जेल, पूरी उम्र के लिए जेल जाने का डर, और ये लगा हुआ है 1 मिनट के लिए करने को। उसमें कोई एंजॉयमेंट नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि मैं ताकतवर हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। अपने बॉस को दिखा नहीं सकता बेचारा, किसी बड़े आदमी को दिखा नहीं सकता बेचारा। एक लड़की पकड़ ली, 5 मिनट पे उस पर राज करके फिर जेल में पड़ जाओ। तो इसमें मर्दों को समझना होगा कि उनकी क्या जहनियत है। क्योंकि एक मर्द 30 साल का, 40 का, 50 का 6 महीने की बच्ची को रेप कर रहा है, मतलब अस्पताल जाने की जरूरत है ना बेचारे को। बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब उसको साइकाइट्रिक वार्ड में होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे जाना चाहिए उसे। कोई मर्द दिल्ली के मेट्रो में मेरी ब्रेस्ट को छूकर जी, जी, खुश हो रहा है, तो भाई तुम डॉक्टर के पास जाओ यार, तुम बीमार हो। एग्जैक्टली। तुम अपनी माँ का दूध चूस के बड़े हुए हो, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बीवी का चूस के बड़े हुए हैं, और तुमको क्या हो गया मियां? अस्पताल जाओ, अस्पताल जाओ, सही में गो सी अ डॉक्टर। तो इस सारी चीज को समझने के लिए हमें जो मर्दों की आज हालत हो रही है उसको भी समझना है। हाँ, नहीं, बीमार तो हैं, तो तकलीफ में तो हैं वो। और रजिया, मैं ये मानती हूं कि कोई भी मर्द बायोलॉजिकली, जिस्मानी तौर से वायलेंट पैदा नहीं होता। सही, 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 सही। मेरा अगर मर्द जिस्मानी तौर से वायलेंट होते तो प्रॉफेट मोहम्मद भी वायलेंट होने चाहिए थे, बुद्ध भी वायलेंट होने चाहिए थे, गांधी भी वायलेंट होने चाहिए थे। अगर एक भी मर्द नॉन वायलेंट है, इसका मतलब है ये बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल क्या है? बायोलॉजिकल ये है कि कोई भी मर्द बच्चा अपने पेट में नहीं रख सकता, कोई भी हो, चाहे बुद्ध रहे हो, चाहे प्रॉफिट रहे हो, चाहे कोई रहे हो। वो बायोलॉजिकल है। हाँ, वो बायोलॉजिकल है। लेकिन बायोलॉजिकल मर्द सूफी संत रहे, मोहब्बत करने वाले रहे, जिन्होंने जैन धर्म में देखी वो मर्द रहे जिन्होंने कहा कि एक कीड़ा भी मेरे पैर से नहीं मरना चाहिए। अब देखिए, तो ये जिसको आप रेप कल्चर कह रही हैं, जो मेरे ख्याल से ज्यादती है थोड़ी, इसको नहीं कहना चाहिए रेप कल्चर। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब एक सिनेरियो बना हुआ है, एक हमें रिजेक्ट करना है, हमें कहना है कि नहीं रेप कल्चर। हाँ, कुछ सिर फिरे मर्द हैं जो करते हैं, और वो भी जिस तरीके से आज कर रहे हैं वो इतना बेहुदा है। इसका मतलब कि उनकी खुद की जहनियत खराब हो रही है। और फिर आप देखिए किस तरह की पॉलिटिक्स है जिसमें सिर्फ वायलेंस है। जो जिम्मेदारी लेनी है वो समाज को लेनी है, वो पॉलिटिकल लीडर्स को लेनी है कि हम कैसा मुल्क बना रहे हैं, हम कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या हम जनता की सुन रहे हैं, क्या उनके साथ डायलॉग कर रहे हैं, या डायलॉग करने को हम तैयार ही नहीं है। तो मैं तो ये मानती हूं कि कोई भी रेपिस्ट। अच्छा, इसमें ईगो का कितना रोल है, मैन की ईगो का?
बीवी बात ऐसी है कि मैं मैन की ईगो वगैरह नहीं मानती हूँ। वो मैन जो रेप करता है, वो अपने बॉस के सामने नजर भी नहीं मिला सकता। नहीं मिला सकता, एब्सोल्युटली। काय की ईगो है उसकी? हाँ जी, हाँ जी। काय की ईगो है? अरे बॉस से बात करना जो तेरी ऐसी की तैसी करता है, वहां तुम नजर नहीं मिला सकते। और किसी बेचारी औरत पर, किसी बेचारी बच्ची पर तुम ये जुल्म करते हो, तो वहां क्या है? वहां एक हर्ट ईगो है, एक कुचली हुई ईगो है, जो किसी और को दबाकर ऊपर आना चाहती है। अब ये मर्द जो बॉसेस के सामने मुंह नहीं खोल सकते, घर आके बीवियों को नमक ज्यादा डाल दिया, कम डाल दिया, उस पर थप्पड़ डाल लगाते हैं। अरे मर्द के बच्चे हो तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो, जो लोग तुम्हें दबाते हैं उसके खिलाफ खड़े हो, वहां तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। तो ये कहने की बातें हैं कि मर्द की ईगो, हाँ, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये तमाम गेम है पावर का। जहां मर्द पावरफुल है वहां ईगो दिखाता है, जहां पावरलेस है बॉस के सामने, वहां भीगी बिल्ली बन के पूंछ हिलाता है पीछे से। तो ये नहीं है कि कोई भी मर्द परमानेंटली पावरफुल है, मतलब वो एक आध होगा ट्रंप के जैसा जो में है और गोरा है तो है, कुछ है उसके पास। हाँ वो सब चीज है, लेकिन 90% मर्द औरों के नीचे भी हैं। और जब वो नीचे हैं तो वो हिनहिनाते हैं, पूंछ हिलाते हैं। जहां कमतर है, जहां ताकतवर है, वहां शक्ल दिखाते हैं, दांत दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई परमानेंट ईगो वाले मर्द नहीं है। और औरतें भी यही हैं, जब सास बनी तो बदतमीजी पे आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा यही था कि जो औरतें हैं वो खुद एक दूसरे के साथ क्यों खड़ी नहीं हो रही हैं और क्यों एक दूसरे को एम्पावर नहीं कर रही हैं? वहां क्या चीज ऐसी है जो उन्हें एक दूसरे की मदद के लिए रोकती है? इसको ये समझ लो बीबी, इसको एक बार समझ लो और तुम्हारे थ्रू दुनिया भी समझ ले। औरतें भी एक सिस्टम का हिस्सा है। औरतें एक नहीं है। मैं अमीर औरत हूं, मेरे घर में एक औरत नौकरी पे आती है, काम करने आती है, तो वी आर नॉट सिस्टर्स। मैं उसकी बॉस हूं। अपने दफ्तर में मैं कहती हूँ कि जनाब मेरा टाइम के घंटे 8 हैं, लेकिन उससे मैं 12 घंटे काम करा लेती हूँ बिना किसी तरह की गिल्ट फीलिंग किए। तो ये मानना कि सारी औरतें एक दूसरे की मदद करेंगी, फिर ये मानिए ना कि सारे मर्द एक दूसरे की मदद करेंगे, तो व्हाइट मर्द क्यों ब्लैक्स के पीछे पड़े हैं? आप जिस देश में रहती हैं वहां पर मिस्टर ट्रंप मर्द जो हैं वो क्यों लटीनोस के पीछे पड़े हैं और मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? वो भी तो मर्द हैं। तो ये मानना कि सारी औरतें सारी औरतों का साथ देंगी, हम भी इसी सिस्टम में पैदा हुए हैं। और पेट्रियार्की में हमें यह मालूम है कि मर्द ताकतवर है, तो मैं ताकतवर मर्द के पीछे जाती हूँ और उसके कहने पे मैं पेट्रियार्की बच्चों को सिखाती हूँ। पूरी उम्र मार खाती हूँ एज ए डॉटर इन लॉ। जिस दिन सास बन जाती हूँ तो मुझसे उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि क्योंकि मैंने सहा है बहू बनकर, मैं किसी और बहू को दुख नहीं दूंगी। लेकिन मैं भी इंसान हूं। मैंने कहा अरे यार 30 साल तक मार खाई है सास की, तो सास बन के मार ले। 15 साल मारी हूं कम से कम। हाँ, तो दिस इज ऑल पावर गेम। और ये पावर गेम सिर्फ मर्द नहीं खेलते, क्योंकि हम भी कोई दूध की धुली नहीं है। हम भी मर्दों जैसी है, कमजोरियां भी है हमारे अंदर, हमारे अंदर दानिश। आपने कहा एडवर्टीजमेंट में औरत का इस्तेमाल जिस तरह हुआ, मुझे याद आ रहा है रेजर शेव का आता था जब एडवर्टीजमेंट, तो वो जो है एक जहाज से कूदा, पानी में गिरा, जंप मारी, बाहर निकला पूरा क्लीन, लेकिन वहां बीच पे एक औरत बिकनी पहने खड़ी है। भाई इसका क्या काम था यहाँ पर? इसका काम है ये तो रेजर का उसका मैन शेविंग का है, लेकिन वो वहां रखा। एक बात और देख लो, जब ये कहा जाता है
कि एजुकेशन के जरिए ये सब मिट जाएगा। कितनी बकवास बात है, बहुत बकवास है। ये एडवर्टीजमेंट बनाने वाले क्या अनएजुकेटेड गांव के लोग हैं? ऐसी बॉलीवुड की फिल्में बनाने वाले क्या अनएजुकेटेड हैं? और ये बड़े बड़े लोग जो जेलों में अब गए हैं, वो अमेरिका में कौन कौन से फिल्म डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो जेल में पड़े हैं अब, वो क्या अनपढ़ थे? तो देखिए, एजुकेशन से लोग दानिशमंद नहीं बनते, बिल्कुल। एजुकेशन से डिग्री आती है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर एजुकेशन गलत है, जो कि ज्यादातर एजुकेशन गलत है, सबसे ज्यादा करप्ट दुनिया में कौन है? पढ़े लिखे लोग। सबसे ज्यादा पोल्यूट कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा अमीर देश और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश यूएस है। सबसे ज्यादा गैर बराबरी कौन से मुल्क में है? अमेरिका में कम है कि देख लीजिए, छोटे छोटे मुल्क बच निकले कोविड में। आप लोगों का कोविड ने क्या हाल किया है? ये सबसे मॉडर्न, सबसे साइंटिफिक मुल्क है, जिसका प्रेसिडेंट कहता है कि कुछ है ही नहीं कोविड। वो तो सिली आदमी है, उसको छोड़। नहीं, देखिए, लेकिन 49% लोगों ने उसको चुना था और आज भी 40% ने वोट दी है उसको। तो हम बात क्या कर रहे हैं? तो अभी एक हमारा जो सिस्टम, मगर वो सारी वही बातें हैं। अब जहेज की बात अगर हम करें तो उसमें भी वही चीज आ रही है कि अभी तक जहेज का जो हमारे यहाँ एक सिस्टम चला हुआ है, लेवेशिंग शादीज जो हो रही हैं, क्या टेक करेंगे आप उस पर? मैं वही तो कह रही हूँ, जब भगवान है आपका पैसा, हाँ, तमाशे होंगे ना, सारे तमाशे ही हैं उसके, सारे तमाशे होंगे। और इसका असर सिर्फ औरत पर नहीं होता, क्योंकि अगर मेरे को दहेज देना है तो लाएगा कौन? मेरा भाई या मेरे अब्बा। तो ये कोई औरत की चीज ही नहीं है, ये मर्दों के खेल है, आपस में खेल खेल रहे हैं वो लोग, और हम मोहरे बने हुए हैं। बिल्कुल। औरतों को समझना चाहिए, जो औरतें आज पढ़ रही हैं, कि मैं दहेज देके, एक पैसा दहेज देके किसी भूखे मर्द, किसी लालची मर्द के पास नहीं जाऊंगी। हाँ। बगैर शादी को जीना पसंद करूंगी बनिस्बत ऐसे मर्द से शादी करूंगी। करेक्ट। लेकिन एक आप ये बताइए दी, लड़की जब ससुराल शादी करके गई, उसको जहेज वहेज जो कुछ देने है, बहुत बढ़िया शादी, माँ बाप बेचारे अपनी हैसियत से ज्यादा ही करते हैं बेटी को रुखसत करते वक्त। लेकिन जब उस पर तकलीफ होती है, वहां पर उसको उसके साथ बदसलूकी होती है, तो पेरेंट्स उसको वापस नहीं लेते, उसको बार बार उसको कहते हैं कि नहीं तू एडजस्ट कर, ये कर, वो कर। ऐसी सूरत में पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर लड़की को इज्जत नहीं कर सकते थे आप, तो आपको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे। सही में, एब्सोल्युटली। और आपको मैं इंसान नहीं मानती हूँ, मैं आपको मजहबी नहीं मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि आप एक दिल कमजोर लोग हैं। और मुझे दुख होता है, शर्म आती है ऐसे मर्दों को देखने से। और जिसको मर जाएगी, सुसाइड कर लेगी या उसको जला दिया जाएगा, पुलिस जाएंगे, मैं उनको उतना ही जिम्मेदार मानती हूँ उसकी मौत का, जितना मैं ससुराल वालों को मानती हूँ और उसके मियाँ को मानती हूँ। और अगर वो लड़की पढ़ी लिखी थी तो मैं उसको भी जिम्मेदार मानती हूँ कि तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी अरेंज्ड मैरिज क्यों करवाती हो? पढ़ी लिखी होकर अगर हिंदू हो तो कन्यादान क्यों करवाती हो? तुम क्या, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो द फादर ऑफ द ब्राइड गिव्स अवे द ब्राइड टू द ब्राइडग्रूम, वो भी कन्यादान ही है। उसको गिविंग अवे द ब्राइड कहते हैं, इसको कन्यादान कहते हैं। तो लानत है उस औरत को जिसने एमए किया है, पीएचडी की है, और इस तरह की शादी करवाने को तैयार हो जाती है। वो लंबे लंबे घूंघट लेके और 50,000 रुपए का मेकअप करवा के, झूठा मेकअप, दूसरे दिन नीचे से शक्ल कोई और निकलती है। मैं उसका मियाँ हूं तो मैं भेज दूं, मैंने कहा यार रात को तो कुछ और दिख रही थी, तू अभी क्या तेरे। तो औरतें भी ये तमाम खेल खेल रही हैं। और मैं ये कहती हूँ कि भाई अगर पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, और इतनी बड़ी चीज है शादी जी, उसको इस तरह आप खेल बना हुआ है जैसे कोई गैम्बलिंग है, और पूरी उम्र आपने लगा दी।
और फिर दूसरों को आप दोष देते रहो कि मेरे ससुराल वाले, अरे तुम गई क्यों ऐसे ससुराल? और गई थी और जब पता चला तो वापस क्यों नहीं आई? हाँ नहीं नहीं, पर जाने की जरूरत क्या है तो तुम्हें, जाने क्यों की जरूरत क्या है? सच्ची बात है, सच्ची बात। जरूरत क्या है तुम्हें जाने की? हाँ, पैरों पे खड़े हो, कुछ करो, अपने रिश्ते बनाओ, दूसरों की मदद करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, औरतें, मर्द, हमारे मजहब, और हम सबको बदलना है। मगर फिर कहूंगी, चूंकि आज भी पावर मर्दों के हाथ में ज्यादा है, उन्हें इस पर और काम करना पड़ेगा। और मेरा जो आजकल सबसे बड़ा स्लोगन है पिछले 10-15 साल से, ये जितने हालात की मैंने बात की वो इसलिए है कि दुनिया आज लव ऑफ पावर में फंसी हुई है। मोहब्बत, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं मर्द, मैं अमीर बन जाऊं, ताकत से मोहब्बत। ताकत से मोहब्बत करूं। आज जो दुनिया को चाहिए वो है मोहब्बत की ताकत। ये ताकत की मोहब्बत में फंसी हुई है पर सारी की सारी दुनिया। ये मोहब्बत की, वो ताकत की मोहब्बत में फंसे हुए हैं, जबकि हमको इसका उल्टा चाहिए। उल्टा चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। हमें चाहिए कि मोहब्बत की ताकत को समझें, जो कि हर मजहब ने ओरिजिनली कहा था, और सबके दिलों में है। ऐसा नहीं है कि कोई वो कर रहा है, नफरत कर रहा है, लेकिन बस फंसे हुए हैं इस बिल्कुल। और रजिया, आज भी अगर मंदिर मस्जिद हैं तो उन्हीं की इबादत होती है। आज भी किसी हिटलर के मंदिर में लोग नहीं जाते, अभी भी सही सही भी उन्हीं को याद करते हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे जीसस हो, कुछ हो। तो थियोरेटिकली हम सही बात करते हैं, लेकिन आज इस ताकत की मोहब्बत में हम फंस के बिल्कुल उससे उल्टा करते हैं। तो ये कोई आसान चीजें नहीं है कि हम कह दें कि रेप कल्चर है और औरतें को क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। ये बहुत ही गहरी चीज है। जब तक पेट्रियार्की खत्म नहीं होगी, जब तक मजहब उस पर नहीं सोचेंगे, जब तक कैपिटलिज्म में बराबरी की बात नहीं आएगी, जब तक कास्ट, क्लास और रेस नहीं खत्म होगी, और आप देखिए ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ओपन हो गया है बहुत कुछ, पहले तो छुपा था, अब ओपन हो गया है। बिल्कुल। तो इस सब पर बात करने की जरूरत है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने बात की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। एंड हम फिर आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपको इनवाइट करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी बातें थी। एंड आई होप के लोगों को समझ आए कि हमें पावर ऑफ लव में इन्वॉल्व होना है, लव ऑफ पावर में इन्वॉल्व नहीं होना है। प्लीज इसको कीप इन माइंड। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम।